नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था, थोड़ा सा समय जो है वो जरूर लगा है, लेकिन जो हमने बात की थी एमसीक्यू बैच की, राजस्थान भूगोल की आरएस प्री को टारगेट करते हुए, उसका पहला टॉपिक जो है वो अपने सामने है। क्योंकि आपके सिलेबस में जो पहला टॉपिक लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है कि राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश, जिसके अंदर जैसे कि राजस्थान में मरुस्थलीय मैदान है, अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी मैदान है, हाड़ौती का पठार है, इस चीज को पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पर जो है हम शुरुआत जो करेंगे आज पहले चैप्टर की, वह रहने वाला है राजस्थान का सामान्य परिचय। क्योंकि यहां से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, और सामान्य परिचय के अंदर जो हम चीजें पढ़ते हैं सामान्य रूप से देख लीजिए। सामान्य परिचय जो है वो राजस्थान का सामान्य परिचय होता है, जिसमें सबसे पहली चीज होती है राजस्थान का नामकरण, यानी कि राजस्थान का नामकरण किस प्रकार से राजस्थान आया वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा काम जो है वह इसके अंदर होता है, जैसे कि राजस्थान के अंदर जिला और संभाग की जो व्यवस्था है वो अध्ययन करते हैं दूसरे वाले पार्ट के अंदर। इसी चैप्टर का तीसरा वाला जो पार्ट होता है वह राजस्थान का होता है स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार ये चीज इसमें आती है। इससे पहले भी आप ले सकते हो या फिर इसके बाद में ले सकते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल और राजस्थान की एवं उसके जिलों की आकृति। ये होता है इसमें पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट होता है राजस्थान की सीमाएं, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। यानी कि इन 5 पॉइंट को अगर आप पढ़ेंगे तब जाके आपका जो पहला चैप्टर है यानी कि राजस्थान का सामान्य परिचय, यह चैप्टर खत्म होगा। तो इस वजह से आपको राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करने से पहले राजस्थान का सामान्य परिचय पता होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब हो गया राजस्थान का नामकरण है, राजस्थान में जिला एवं संभागीय व्यवस्था कब घटित होती है, कब समाप्त होती है, क्या है, स्थिति और विस्तार राजस्थान का किस प्रकार से क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की आकृति और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों की दोनों सीमाएं। इन 5 चीजों को पढ़ेंगे तब जाके आपका राजस्थान का सामान्य परिचय खत्म होता है। और इसके बाद में जो आपके सिलेबस में पहला पॉइंट लिखा गया है राजस्थान के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश, जो आपके फिर इसके बाद वाला चैप्टर होगा। क्योंकि उस चैप्टर को भी मैं शुरू कर सकता था, लेकिन बेसिक चीजें जो है वो ये है, यानी कि इस चैप्टर से जो है वो आपको क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। ये मान के चलिए कि अगर राजस्थान भूगोल से 15 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन राजस्थान के सामान्य परिचय से, यानी कि इन 5 पॉइंट से मिल सकता है। तो अपन अब शुरू करते हैं। जो अपना सीक्वेंस है क्वेश्चन का वो भी इसी प्रकार से कि आपका चैप्टर जो है वो कवर होता रहे। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन अपन बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह अपने सामने आता है कि निम्न के अंदर से राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं। अब संलग्न जिले का मतलब क्या होता है? संलग्न का मतलब होता है कि ऐसे जिले जो एक दूसरे से क्या हो रखे हैं, टच हो रखे हैं, यानी कि एक दूसरे को जो छूते हैं, यानी कि छूने वाले जो जिले हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो एक दूसरे के टच होते हैं, यानी कि छूते हैं एक दूसरे को। कहने का मतलब ये हो गया, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है ये होगा राजस्थान के इस सामान्य परिचय से भी पहले एक चीज होती है, और वो होती है राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। यानी कि राजस्थान का जो मैप है वो आपको अध्ययन होना चाहिए थोड़ा बहुत, जब जाके ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। क्योंकि इसके लिए आपको जरूरी है कि राजस्थान का मैप याद हो, और राजस्थान के मैप के लिए आपके सामने भी राजस्थान का मैप है, और जहां से राजस्थान भूगोल शुरू होती है वो भी यहीं से शुरू होती है कि राजस्थान की मैपिंग जो है वो होनी चाहिए। जैसे कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं, यह जिला है बीकानेर, जो आपको बाउंड्री नजर आ रही होगी। ये बीकानेर अपने आप में एक संभाग भी है, और इस बीकानेर संभाग के अंदर जो है वो 4 जिले आते हैं, जिसमें बीकानेर है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 4 जिले आते हैं इसमें, और इसे कहा जाता है बीकानेर संभाग। क्या बोलते हैं? बीकानेर संभाग। दूसरा आता है, यहां पर आपको नजर आ रहा है जोधपुर, ये जिला है जोधपुर, और यह संभाग के रूप में भी जोधपुर संभाग है, जिसके अंदर जैसलमेर है, जोधपुर के अतिरिक्त बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, पाली है और जोधपुर, ये आपके जिले आ जाते हैं जोधपुर संभाग में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, पश्चिमी संभाग भी है, ये उत्तरी संभाग है, ठीक है ना, तो जोधपुर संभाग आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें तो यहां पर जो आपको नजर आ रहा है यह है उदयपुर जिला। अब उदयपुर भी अपने आप में एक संभाग है, जिसमें उदयपुर के अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये आपके जो है वो 6 जिले आते हैं
राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग भी है जो है आपका उदयपुर है। सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है उदयपुर संभाग का। सबसे पश्चिमी जिला जोधपुर संभाग का जैसलमेर है। सबसे उत्तरी जिला श्री गंगानगर है बीकानेर संभाग से। तो इस प्रकार से ये 3 संभाग। इसके अलावा देखिए चौथा संभाग जो है वो यहाँ पर आएगा आपको, यहाँ पर जो अजमेर नजर आ रहा है, इस अजमेर के अंदर 4 जिले आते हैं। अजमेर खुद है, एक नागौर जिला जो है वो इसमें आता है, एक जो भीलवाड़ा जिला है ये इसमें आता है, एक जो टोंक जिला है ये इसमें आता है, और इस प्रकार से ये संभाग बनता है आपका अजमेर संभाग। क्योंकि आपको लोकेशन जो है वो ज्यादा जरूरी है, याद होनी चाहिए, नहीं तो आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। फिर अगला संभाग आता है कोटा। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा है, बूंदी है, बारां है और झालावाड़। यानी कि इन 4 जिलों को मिलाकर कौन सा संभाग बनता है? कोटा संभाग बनता है। इसी प्रकार से अगर हम आगे चले तो यह आपके लिखा हुआ है भरतपुर। ये भरतपुर जो है वो अपने आप में एक संभाग भी है, और भरतपुर संभाग में भरतपुर आता है, करौली है, धौलपुर है और सवाई माधोपुर। ये जो 4 जिले हैं ये आते हैं। भरतपुर संभाग राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग भी है, जिसमें राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर भी स्थित है। उसके बाद में देखिए ये जिला है आपका जयपुर जिला। इस जयपुर जिले की अगर बात करें तो इसमें 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग के अंदर। जयपुर अपने आप में एक संभाग भी है, जिसमें जयपुर खुद है, सीकर और झुंझुनू 2 ये आते हैं, और दौसा आता है और अलवर आता है। ये 5 जो है वह जिले आते हैं जयपुर संभाग में। तो इस प्रकार से राजस्थान के टोटल 7 तो संभाग है, और जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। आज की तारीख तक तो इतने हैं, बाद में गहलोत जी कुछ जादू चला दे तो वो बात अलग है। तो ये आपके 7 जिले। अब इसमें आपको ज्यादा जरूरी क्या चीज है? ज्यादा जरूरी ये चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पहली चीज तो कौन से संभाग में कौन सा जिला है। दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि कौन सा जिला कहां पर स्थित है और उसके आसपास कौन से जिले हैं। तो आप कोशिश करना है कि पहले इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो और ज्यादा से, ताकि आपकी जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी थोड़ी सी जो है वो ईजी हो जाए और स्ट्रांग भी हो जाए। तो देखिए अब अपन आते हैं वापस पहले क्वेश्चन के ऊपर। राजस्थान के संलग्न जिले, यानी कि जो एक दूसरे को क्या करते हो, टच करने चाहिए, ऐसे जिले जो है वो राजस्थान के कौन कौन से हैं? जैसे देखिए सिरोही बाड़मेर को टच करता है कि नहीं करता है? भाई यहां पर सिरोही जिला स्थित है, यहां पर बाड़मेर जिला स्थित है, बीच में जालोर जिला आ गया, यानी कि एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। मतलब कि तीनों जिले आपस में टच होने चाहिए, सीक्वेंस से भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। फिर है झालावाड़ जो है वो पाली को टच करता है क्या? भाई झालावाड़ जो है वो तो आ गया यहाँ पर कोटा संभाग में, और पाली आ गया जोधपुर संभाग में। बीच में इतने सारे जिले हैं, यानी कि ये भी जो है वो है आपके संलग्न जिले नहीं हो सकते। फिर है सिरोही और पाली। क्या सिरोही पाली को जो है वो टच करता है क्या? सिरोही जो है वो पाली को, बिल्कुल इतनी लंबी बॉर्डर जो है वो सिरोही और पाली की बन रही है। इसी प्रकार से उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे है जालोर। क्या जालोर जो है ये भी आपस में टच होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जालोर के अंदर जाएंगे तो देखिए सिरोही पाली से हो रहा है, और जालोर जो है ये सिरोही पाली जालोर, ये तीनों के तीनों आपस में जो है वो टच हो रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों के तीनों जिले जो है वो किस प्रकार के जिले हैं? राजस्थान के अंदर संलग्न जिलों की कैटेगरी में आते हैं। जबकि चूरू और झुंझुनू, देखिए यहां पर एक बार वापिस अगला ऑप्शन भी, चूरू और झुंझुनू जो है ये आपस में यहां पर बॉर्डर बना रहे हैं, लेकिन आगे अगर आप देखोगे तो अगला ऑप्शन में दिया हुआ है जयपुर। और जयपुर जो है अगर यहां से हम देखेंगे तो जयपुर के लिए यहां पर बीच में सीकर आ गया है। तो इसका मतलब यह राजस्थान के संलग्न जिले नहीं हो सकते। तो इनमें से जो जोड़ा संलग्न जिले का है वो है सिरोही, पाली और जालोर। ये राजस्थान के संलग्न जिले हैं। तो संलग्न जिलों की चीजों को पढ़ने के लिए आपको राजस्थान का मैप जो है वो याद होना चाहिए, कौन सा जिला कहां पर है वो याद होना चाहिए, और ये चीज यहां से आप कवर कर सकते हैं। एक बार मैंने बता दी है, फिर भी आप अपने स्तर के ऊपर भी राजस्थान के जो मैप है उसे भरिए, और डिस्ट्रिक्ट जो है उनको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 2। दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप सभी को पता है कि 20 क्वेश्चन अपन रखेंगे, 20 क्वेश्चन के अंदर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको लिखा हुआ है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द जो है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था? भाई राजपूताना शब्द के लिए 2 लोग आते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति जो है जिसका नाम आता है जॉर्ज थॉमस, एक व्यक्ति आता है जॉर्ज थॉमस, और एक व्यक्ति आपको याद रखना है विलियम फ्रैंकलिन। एक आता है विलियम फ्रैंकलिन। ये 2 व्यक्ति आते हैं। इन दोनों व्यक्ति की अगर हम बात करें तो जॉर्ज थॉमस जो है यह आपके जो ग्वालियर है, यानी कि राजस्थान के पूर्व के अंदर मध्य प्रदेश में वर्तमान में ग्वालियर पड़ता है, उस ग्वालियर के एक शासक हुआ करते थे दौलत राव सिंधिया। उनके वहां पर कमांडर के पद के ऊपर रहने वाला व्यक्ति था ये जॉर्ज थॉमस, जो कि आपके 1800 से लेकर 1805 ईस्वी तक जो है वो वहां पर कमांडर के पद पर रहता है। और इसने देखा
थोड़ा सा अगर अपन मैप से समझना चाहें तो इस व्यक्ति ने क्या देखा, इसने ये देखा कि राजस्थान जो है, यानी कि कहने का मतलब इस ग्वालियर का जो पश्चिम वाला एरिया है, एक बार वापिस समझिए, क्योंकि जो ग्वालियर की स्थिति है वो यहां पर है, इस जगह पर आपका ग्वालियर है, और इसने देखा कि इस ग्वालियर के पश्चिम में अगर देखा जाए तो अधिकतर कब की बात है, 1800 से 1805 की बात है। और इस दौरान इसने देखा कि इस ग्वालियर के पश्चिम वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये यहाँ के जो शासक है वो अधिकतर कौन है, राजपूत शासक है। इसी वजह से इस दौलत अपने जो आपके जॉर्ज थॉमस है, इसने इस एरिया के लिए एक शब्द दे दिया और उसे क्या कह दिया, राजपुताना कह दिया। यानी कि इस जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 से 1805 ईस्वी में जब ये कमांडर रहता है ग्वालियर के अंदर, तब इसने 1800 के अंदर जो है वह राजपुताना जो शब्द है यह कहा था राजस्थान के क्षेत्र के लिए। लेकिन यह इसने किस प्रकार से कहा था, मौखिक रूप में कहा था, यानी कि बोलकर कहा था। और बोलकर इसने कहा था तो इसके ऊपर एक किताब लिखी जाती है, और इस जॉर्ज थॉमस जो है इसका ये क्या रहता है, पर्सनल असिस्टेंट, यानी कि एक प्रकार से पीए कह सकते हैं या फिर इसका साथी कह सकते हैं। किसका साथी था ये, आपके जॉर्ज थॉमस का साथी था। कौन था, विलियम फ्रैंकलिन। इस विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है 1805 में, 1805 ईस्वी। जैसे ही जो है आपके ये जॉर्ज थॉमस जो है वो कमांडर के पद से हटते हैं 1805 में, तब विलियम फ्रैंकलिन जॉर्ज थॉमस के ऊपर एक पुस्तक लिखते हैं, द मिलिट्री मेमोयर्स, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये एक पुस्तक लिखते हैं, कौन लिखते हैं, विलियम फ्रैंकलिन लिखता है। किसके ऊपर लिखता है, जॉर्ज थॉमस के ऊपर, कि भाई मिलिट्री मेमोयर्स, जो उसकी यादें हैं मिलिट्री के अंदर रहते हुए, वो यादें जो है वो जॉर्ज थॉमस की आपके ये विलियम फ्रैंकलिन लिखता है। इस पुस्तक के अंदर, यानी कि इस मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर जो है वो यूज होता है किस शब्द का, राजपुताना का। कि भाई ये इसमें लिखता है इस पुस्तक में कि जॉर्ज थॉमस जो है उसने ग्वालियर के पश्चिम वाले एरिया के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये क्या है, एक प्रकार की ये किताब है, ये बुक है, और बुक के अंदर जो है वो रिटन होता है, यानी कि लिखा जाता है। इसलिए राजपुताना शब्द का पहला लिखित जो प्रमाण है वो कहां से मिलता है, वो यहां से मिलता है। यानी कि राजपुताना शब्द का पहला लिखित प्रमाण जो है वो कहां से मिलता है और मौखिक प्रमाण जो है वो कहां से मिलता है, दोनों के दोनों आपको जो है वो यहां से क्लियर हो जाने चाहिए कि भाई राजस्थान के लिए पहला मौखिक प्रमाण जो है वो राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने दिया था, जबकि राजस्थान के लिए जो है वो राजपुताना पहला लिखित प्रमाण राजपुताना जो है वो द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक में मिलता है, जिसे 1805 के अंदर विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा था। तो यहां से अब एक चीज आ जाती है कि राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अब प्रयोग की बात आ रही है, यानी कि यूज किसने किया था। अब लिखित मौखिक नहीं पूछ रहा है, जब पहली बार की अगर बात कर रहा है, सर्वप्रथम की अगर बात कर रहा है, लिखित या मौखिक नहीं पूछ रहा है, तो व्यक्ति वही आएगा जिसने पहली बार जो है वो इस शब्द के बारे में एक प्रकार से बताया था। तो जॉर्ज थॉमस ही वो व्यक्ति था जिसने 1800 ईस्वी के अंदर जो है ये कहा था कि राजपुताना शब्द जो है वह इस पश्चिमी जो ग्वालियर का पश्चिम वाला क्षेत्र है उसके लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हो जाता है, जो कि इसके बारे में ये सामान्य बातें, ये आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं जो आपके काम आएगी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखित, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक के अंदर टोड जो है इसका दूसरा नाम जो है क्या बताया था, या फिर दूसरा नाम इसका क्या दिया था। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कर्नल जेम्स टोड के ऊपर। कर्नल जेम्स टोड, देखिए कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि कर्नल जेम्स टोड जो है ये एक तो इंग्लैंड का है, वहां पर इसका जन्म हुआ था इंग्लिस्टन इंग्लैंड के अंदर, वहां से फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जुड़ता है, वहां से फिर ये भारत आता है, फिर राजस्थान आता है। तो पहली बार जो है ये है आपका जून 1806 के अंदर जो है वो उदयपुर आता है। कहां पर आता है, उदयपुर जो है वह इसका आगमन होता है राजस्थान के अंदर पहली बार। ठीक है, दूसरी चीज कर्नल जेम्स टोड जो है यह बेसिकली क्या है कि राजस्थान की जो कल्चर है उससे काफी प्रभावित था राजा महाराजाओं से, इसलिए ये एक घोड़ा लेता था और उस घोड़े के ऊपर घूमा करता था, और जो भी चीजें इसको मिलती थी उसको ये लिख लेता था। और लिखने के लिए इनका एक सहयोग करने के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था ज्ञानचंद्र। तो इसलिए ज्ञानचंद्र जो है इसको यह अपना क्या माना करता था, गुरु माना करता था।
इस ज्ञानचंद्र के द्वारा जो है वह पूरा का पूरा इसको बताया जाता था इंग्लिश के अंदर कि भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब चूंकि ये घोड़े के ऊपर बैठकर घुमा करता था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसे कहा गया घोड़े वाला बाबा, क्योंकि गांव वाले देखते थे तो वो चूंकि गोरा तो था ही वैसे, इसलिए बाबा की जैसे नजर आ ही रहा था और घोड़े के ऊपर घूमता था, इसलिए घोड़े वाला बाबा। क्योंकि इसने जो किताब लिखी थी 1829 में एक किताब लिखी थी इसने, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उस पुस्तक के अंदर राजस्थान के राजनीतिक जो इतिहास है उसका उल्लेख मिलता है, यानी कि राजस्थान का एक प्रकार से जो आधुनिक इतिहास है उसके बारे में इसने जानकारी दी थी। इस वजह से राजस्थान के इतिहास का जनक भी माना जाता है कर्नल जेम्स टोड को। क्या कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक जो है वह भी इसे कहा जाता है। ये दूसरा फैक्ट जो है इसका उपनाम है एक प्रकार से, वो आप ध्यान रख सकते हैं। कर्नल जेम्स टोड जो है, इसके बारे में एक चीज और आती है फिर कि कर्नल जेम्स टोड जो है इसे 1818 के अंदर, एग्जैक्ट डेट है आपके 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1818, इस दिन जो है इस व्यक्ति को क्या किया जाता है, इस व्यक्ति को दक्षिण पश्चिमी राजपुताना जो है, राजपुताना, इसका क्या नियुक्त किया जाता है, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त करते हैं। कैसे कि भाई पहले क्या हुआ करता था कि जो आपके ब्रिटेन की महारानी है उसके कांटेक्ट में हुआ करता था गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल जो है ये केंद्रीय स्तर पर हुआ करता था, सेंटर के अंदर, जैसे भारत के ऊपर एक गवर्नर जनरल होगा। फिर प्रत्येक प्रांत के अंदर, जैसे राजपुताना एक प्रांत था, उस प्रत्येक प्रांत के अंदर एजेंट टू गवर्नर जनरल होगा जो इसके प्रति उत्तरदायी होगा। और प्रांत को जैसे ही बांटते हैं रियासत के अंदर, रियासत, तो प्रत्येक रियासत जो है उसके ऊपर एक पॉलिटिकल एजेंट होगा जो कि इस एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होगा। तो पॉलिटिकल एजेंट जो है इसे ही क्या कहा जाता था, इसे ही रेजिडेंट भी कहते हैं। तो पॉलिटिकल एजेंट या फिर जो रेजिडेंट है, यह रेजिडेंट जो है वह किसे नियुक्त किया जाता है, कर्नल जेम्स टोड को नियुक्त किया जाता है दक्षिण पश्चिमी राजपुताना का पॉलिटिकल एजेंट। इस दक्षिण पश्चिमी राजपुताना के अंदर एक तो आती है आपके मेवाड़ रियासत और एक आता है आपके हाड़ौती वाला क्षेत्र, इसके लिए इसे नियुक्त किया जाता है। बाद में जो है वो इसे नवंबर 1819 के अंदर और जो है वो मारवाड़ और सिरोही का प्रभार भी दे दिया जाता है। इस कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो है वह 1818 से लेकर 1822 तक जो है ये क्या करता है, राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल एजेंट के पद पर रहता है, यानी कि रेजिडेंट के पद पर रहता है। ये इसके बारे में एक और चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगली चीज क्या आती है, अगली चीज ये आती है कि जैसे ही ये यहां से जाता है, यानी कि 1822 में इसका यहां पर टाइम पीरियड पूरा हो गया, उसके बाद में ये कर्नल जेम्स टोड जो है यह कहां पर जाता है, आपके इंग्लैंड जाता है, और वहां पर जो है वो 2 पुस्तकें भी लिखता है। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है 1829 के अंदर, और उस पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है ना, पहली पुस्तक जो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन के अंदर भी दी हुई है, जो आपके यहाँ पर है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, वही पुस्तक। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, ये चूंकि उदयपुर के अंदर ही पहली बार आता है, उदयपुर मेवाड़ के अंदर ये पॉलिटिकल एजेंट भी रहता है, तो यहाँ के शासक रहते हैं महाराणा भीम सिंह, उनके साथ में इनकी घनिष्ठता हो जाती है। तो भीम सिंह जो है वो कर्नल जेम्स टोड को एक क्षेत्र भी गिफ्ट में देते हैं, और ये क्षेत्र जो है आप वर्तमान समय में इसको टोडगढ़ रावली कहते हैं, जो यहाँ पर नजर आ रहा है। यही टोडगढ़ रावली जो है वो पहले बोराड़वाड़ा के नाम से जाना जाता था। इस बोराड़वाड़ा का जो नाम है ये टोडगढ़ रावली के नाम पर जो है वो कर्नल जेम्स टोड के नाम से होता है। तो बोराड़वाड़ा के नाम से जो है वो आपके यह जगह इसको दी जाती है कर्नल जेम्स टोड को, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, टोडगढ़ रावली जो है वो इसका वर्तमान में नाम है। यह आप इसमें अतिरिक्त रूप से ध्यान रख सकते। फिर इसने देखिए 2 पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक तो लिखी थी इसने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्योंकि यहां से एक चीज आप और ध्यान रख सकते हैं कि इस पुस्तक के अंदर यहां पर जो है वो राजस्थान शब्द का प्रमाण मिलता है, यानी कि राजपुताना का पहला जो प्रमाण है वो जॉर्ज थॉमस ने दिया, फिर विलियम फ्रैंकलिन ने उसको लिखित में दिया था। इसी प्रकार से राजस्थान हुआ या फिर रजवाड़ा हुआ या फिर राजस्थान हुआ, इस शब्द का उल्लेख जो है वो कर्नल जेम्स टोड की एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है 1829 इस पुस्तक के अंदर जो है वो है इसमें मिलता है। इसी पुस्तक का दूसरा नाम जो है वो कर्नल जेम्स टोड ने दिया था सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, CWRSI, इसी पुस्तक का दूसरा नाम था सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। फिर दूसरी पुस्तक इसने एक और लिखी थी जिसे कहा जाता है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स
इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि वेस्टर्न इंडिया का मतलब पश्चिमी भारत, और ट्रेवल्स वहां पर रहने की घूमने के बारे में जो भी इसने अपना जो एक प्रकार से जो इसने देखा था वो चीजें बताई। और वेस्टर्न इंडिया का मतलब राजपुताना हो गया। 1832 के अंदर इसने ये पुस्तक लिखी थी, और ये पुस्तक जो थी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये पुस्तक इसने ज्ञानचंद्र जो था इसका गुरु, उसको गिफ्ट में भी दिया था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रख लेना, इस एनालिसिस एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर जो है वह राजस्थान का जो राजनीतिक इतिहास है, राजनीतिक इतिहास, इस इतिहास का उल्लेख मिलता है। ये अतिरिक्त फैक्ट है जो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपके लिए जो है वो कर्नल जेम्स टोड। अब देखिए क्वेश्चन, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो आपकी पुस्तक है, इसके अंदर जो है इसका दूसरा नाम जो है वो क्या मिलता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसी पुस्तक को क्या कहा था, इसको कहा था सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, CWRSI। देखिए इसको कहा गया सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि CWRSI, इसी पुस्तक को कहा गया था। एक दे शब्द और जोड़ लीजिए, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 को ही कहा जाता है। ये इसके बारे में जो है वो आपके सामान्य बातें आ जाती है। कर्नल जेम्स टोड के बारे में आप सामान्य चीजें देख सकते हैं। इसका पहली बार राजस्थान में उदयपुर के अंदर 1806 में आगमन होता है। ज्ञानचंद्र इसका गुरु था। इसको घोड़े वाला बाबा या राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं। इसे पहली बार दक्षिण पश्चिमी राजपुताना का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मेवाड़ और हाड़ौती वाला क्षेत्र था। 1818 में ये बनता है, 1822 तक ये रहता है पॉलिटिकल एजेंट। ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। इसको जो है वो भीम सिंह के द्वारा बोराड़वाड़ा एक क्षेत्र दिया गया था गिफ्ट में, जिसका नाम जो है वो बाद में टोडगढ़ रावली कर दिया गया। इसके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, जिसको CWRSI सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और इसी पुस्तक के अंदर राजस्थान के राजनीतिक इतिहास जो है वो उसका उल्लेख मिलता है। फिर दूसरी पुस्तक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया 1832। इस पुस्तक के अंदर जो है वो ज्ञानचंद्र को इस पुस्तक को गिफ्ट देता है। ये आप इसमें अतिरिक्त रूप से ध्यान रख सकते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके 4 आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन ही है। ठीक है, 3 वर्षों के अंदर संभागीय व्यवस्था, यानी कि जो संभागीय आयुक्त का पद था उसको समाप्त किया गया और वापस स्थापित किया गया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो संभाग की व्यवस्था है उसके बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में, संभाग व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें, तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में संभाग कितने हैं, तो वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है, लेकिन ये 7 संभाग शुरुआत से नहीं थे। यानी कि राजस्थान के अंदर 30 मार्च 1949 के दिन, याद रखना है 30 मार्च 1949 ये तारीख है जिस दिन राजस्थान जो है उसका बड़ा हिस्सा मिल गया था। इसीलिए 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान का एकीकरण जो है वो कब पूरा हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसलिए राजस्थान स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन जो है वो राजस्थान के अंदर 5 संभाग हुआ करते थे। कितने थे, 5 संभाग। इसके बाद में राजस्थान के अंदर जो है वो आपके 24 अप्रैल 1962 इस दिन राजस्थान के एक मुख्यमंत्री रहते हैं जिनका नाम रहता है मोहनलाल सुखाड़िया। इन मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा क्या किया जाता है, इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है और यहां पर यह व्यवस्था समाप्त हो जाती है। कब होती है, 24 अप्रैल 1962 के दिन। लेकिन अगेन इस व्यवस्था को वापस शुरू किया जाता है कब, तो इसको करते हैं 26 जनवरी 1987 के दिन। वापस राजस्थान के एक मुख्यमंत्री आती है जिनका नाम आता है हरिदेव जोशी, और हरिदेव जोशी के द्वारा इस व्यवस्था को क्या किया जाता है, पुनः प्रारंभ किया जाता है। और पुनः प्रारंभ करते ही इस व्यवस्था के साथ में 5 पहले से थे, 6ठा संभाग जो है वो अजमेर को बनाया जाता है और अजमेर को संभाग बनाते ही यह व्यवस्था वापस प्रारंभ हो जाती है। और इसके बाद में जो है वो आपके जून 2005 के अंदर 4 जून 2005 के दिन राजस्थान का 7वां संभाग जो है वो भरतपुर बनता है। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो है वो संभागीय व्यवस्था चलती है। कहने का मतलब समाप्त जो है ये व्यवस्था कहां हुई थी, आपके 1962 के अंदर, और वापस पुनः प्रारंभ इसको कब किया गया, 1987 में। खत्म करने वाले मुख्यमंत्री, शुरू करने वाले, दोनों इसमें लिखे हुए हैं। तो देखिए राजस्थान के अंदर ये व्यवस्था कब समाप्त होती है और कब प्रारंभ होती है, तो समाप्त इसको किया जाता है 1962 के अंदर और पुनः प्रारंभ इसको किया जाता है 1987 के अंदर। यानी कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा,
3 नंबर हो जाएगा। समाप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो समाप्त करने वाले आपके मोहनलाल सुखाड़िया और पुनः प्रारंभ करने वाले हरिदेव जोशी आ जाएंगे। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? यानी कि राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला आज की तारीख तक कौन सा है? प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ का जो गठन है वो कौन से जिलों को मिलाकर किया गया था? तो देखिए प्रतापगढ़ जो जिला है वो कुछ इस प्रकार का जिला है, और प्रतापगढ़ जो जिला है, इस जिले का अगर हम निर्माण की बात करें तो इस जिले के निर्माण के लिए मुख्य रूप से यहां पर 3, एक तो उदयपुर, एक आता है आपका बांसवाड़ा और एक आता है आपका चित्तौड़गढ़, यानी कि 3 जो जिले हैं उनको मिलाकर जो है वो प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था। इसमें अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ से जो है वह इसके अंदर छोटी सादड़ी लिया गया था, एक क्षेत्र तहसील है ये बेसिकली अभी वर्तमान में। एक जैसे कि लिया गया था अरनोद, एक लिया गया था जैसे कि प्रतापगढ़, यानी कि ये 3 जो तहसीलें हैं ये चित्तौड़गढ़ से लेकर प्रतापगढ़ में मिलाई गई थी। बांसवाड़ा से जो है वह लिया गया था आपका पीपलखूंट, और उदयपुर से लिया गया था आपका धरियावाड़। ये राजस्थान के अंदर जो है वो 33वां जिला बनता है जिसका नाम क्या है आपका? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो जिला है इसका गठन कब किया जाता है? तो यह बनता है आपका 26 जनवरी 2008 के दिन। यह राजस्थान का 33वां जिला जो है वो बनता है, यानी कि इससे पहले राजस्थान के अंदर 32 जिले बन चुके थे। एक समिति आती है आपके परमेश चंद्र समिति, उस परमेश चंद्र समिति की सिफारिश के ऊपर इसको बनाया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसका क्षेत्रफल जो है वो 4447 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 4447 वर्ग किलोमीटर इस प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल आता है। जिले इसमें 3 आ गए, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है और उदयपुर है, और उनके भी कौन कौन से क्षेत्र है वो भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ये आपको जो है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इससे पहले अगर हम बात करें, चूंकि यह राजस्थान का कौन सा जिला है? 33वां जिला है, तो राजस्थान के अंदर 1 नवंबर 1956 के दिन जो है वह राजस्थान के अंदर कितने जिले थे? राजस्थान में 26 जिले थे। इस 1 नवंबर 1956 के दिन जो है वह 26वां जिला जो है वह राजस्थान के अंदर कौन सा बना था? अजमेर जिला बना था 1 नवंबर 1956 के दिन। उसके बाद में फिर 27 से लेकर जो है वह आपके 32 तक और 33 नंबर पर जो जिला है वो कौन सा आता है आपका? प्रतापगढ़ जिला आता है, क्योंकि वो अब इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रतापगढ़ जिले का गठन जो है वो कौन से जिलों को मिलाकर किया गया है? तो उसमें बांसवाड़ा है, उसमें बांसवाड़ा के अंदर जो है पीपलखूंट लिया गया है, उदयपुर से जो है वो धरियावाड़ लिया गया है, चित्तौड़गढ़ से जो है वो छोटी सादड़ी, इसके अलावा अरनोद और आपके प्रतापगढ़, यानी कि ये तीनों के तीनों जिले जो है वह प्रतापगढ़ का निर्माण करते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके आता है 6ठा क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न यूरोपियन देशों में से किन के क्षेत्रफल के बराबर है? तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सामान्य बात आपको ध्यान होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की, देखो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का खुद का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। यह है आपका किसका एरिया? राजस्थान के क्षेत्रफल। और ये राजस्थान का क्षेत्रफल जो है ये भारत के क्षेत्रफल का, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उस भारत के क्षेत्रफल का जो है वो कितना है? तो यह भारत का जो है वह 10.41% है। यह आपको अतिरिक्त रूप से ध्यान होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये किस देश के लिए जो है वो कितना क्या है, तो वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये 17 गुना है किसके क्षेत्रफल से है? इजराइल के क्षेत्रफल से। इजराइल के क्षेत्रफल से। ये 5 गुना है किसके क्षेत्रफल से? श्रीलंका के क्षेत्रफल से। श्रीलंका। ये 2 गुना है किसके? ब्रिटेन के क्षेत्रफल से। ठीक है ना। इसके अलावा यह जो है आपके 1 गुना है किन किन के हैं? जैसे कि आपके नॉर्वे है, जैसे कि आपके पोलैंड है, ठीक है ना, जैसे कि आपके जर्मनी है। ये वो देश है जिनके क्या है ये 1 गुना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे कि आपके ये मेनली जो है वो 3 ही डिस्ट्रिक्ट आपके देश आते हैं, नॉर्वे है, पोलैंड है, जर्मनी है। इन तीनों के जो है वह आपके आ जाता है एक प्रकार से समान। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान के अंदर जो है वो क्षेत्रफल किन के बराबर है?
तो बराबर, जैसे कि एक नॉर्वे के बराबर है और एक पोलैंड के बराबर है। स्विट्जरलैंड जो है ये राजस्थान से छोटा है, बेल्जियम भी राजस्थान से छोटा है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा 1 और 2 केवल, यानी कि ये दोनों इसका आंसर होगा, 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत का 10.41 है, बाकी किन देशों का कितना है वो ध्यान। अब देखिए, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर से कितना बड़ा है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। जब हम बात करते हैं राजस्थान के जिलों की, तो राजस्थान के देखिए 2 प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजस्थान के बड़े जिले कौन कौन से हैं और राजस्थान के छोटे जिले जो है वो कौन कौन से हैं। तो जैसे देखिए, राजस्थान के बड़े जिले में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है आपका जैसलमेर जिला। इसी का एरिया याद रख लो, वही बहुत है, 3840 1 वर्ग किलोमीटर, ये है जैसलमेर का। इसके बाद में जो है वो दूसरे नंबर पर आता है आपका बीकानेर जिला। इसके बाद में आता है आपके बाड़मेर जिला, ठीक है ना। फिर आता है आपका जोधपुर जिला और फिर आता है आपका नागौर जिला। ये राजस्थान की 5 जो है वो सबसे बड़े जिले हैं। इसी प्रकार से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है। 30-33 वर्ग किलोमीटर याद रखना है इसका एरिया। धौलपुर से जस्ट बड़ा जो है वो कौन सा है, दौसा है। दौसा से बड़ा कौन सा है, राजसमंद है। राजसमंद से बड़ा कौन सा है, डूंगरपुर। डूंगरपुर तीसरे नंबर पर है, चौथे पर है राजसमंद और 5 के ऊपर आ जाता है आपका प्रतापगढ़। अब देखिए, यहां से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो आपका एक प्रकार से सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले में जो क्वेश्चन बन सकता है, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जैसे आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है, और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। ये जैसलमेर जो है यह राजस्थान के सबसे छोटे जिले का कितना क्या है। तो देखिए, आपको कुछ इसमें फैक्चुअल चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि जैसलमेर का क्षेत्रफल है 3840 1, कितना है, 3840 1। अगर इसमें हम भाग देंगे किसका, 342,239.74, या फिर 100 किलोमीटर से इसको 100 से इसको गुणा कर दीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके सामने निकल कर आएगा कि जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है ये राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। ठीक है ना, किसका, जैसलमेर का जो है किसका है, राजस्थान का। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, जब आप 30-33 जो है इसके अंदर जब आप 342,239 और गुणा 100 करेंगे, यानी कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है आपके धौलपुर का क्षेत्रफल, यानी कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो है यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो आंसर आएगा 0.89%, यानी कि धौलपुर जो है यह राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है, तो यह भी आपको ध्यान होना चाहिए, 0.89% आता है। इसी प्रकार से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर का है, जिसका क्षेत्रफल है 3840 1। अगर हम ये निकालना चाहें किससे, 30-33 से, यानी कि राजस्थान के सबसे छोटे जिले को, छोटे जिले का जो क्षेत्रफल है धौलपुर का, अगर उसको 12.66 से गुणा करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमें क्या निकल कर आएगा, हमारे पास में निकल कर आएगा राजस्थान के सबसे बड़े जिले का क्षेत्रफल, यानी कि जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है यह आपके धौलपुर के क्षेत्रफल का 12.66 गुणा आ जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में जो डिमांड थी वही यही थी कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले यानी कि जैसलमेर जिला जो है वह धौलपुर से कितना बड़ा है, तो वह धौलपुर से 12.66 गुणा जो है वो बड़ा है। ये आप इसमें सामान्य रूप से चीजें जो है वो ध्यान रख सकते हैं। ये राजस्थान के सबसे बड़े जिले हैं, ये राजस्थान के सबसे छोटे जिले हैं, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखिए, राजस्थान की आकृति प्रोफेसर TH हेंडले के अनुसार कौन सी है या फिर किस प्रकार की है। देखिए, यहां से आपके सामने जो है वो कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की आकृति की, तो एक बार मैप ले लेते हैं ताकि राजस्थान की आकृति और अच्छे से समझ में आए। राजस्थान के अंदर जो है वह दो प्रकार से अपन पढ़ेंगे। एक तो राजस्थान के जो है आकृति वह प्रोफेसर TH हेंडले ने दी थी, और प्रोफेसर TH हेंडले के अनुसार जो है वो राजस्थान की आकृति कैसी है, एक चीज तो ये पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में राजस्थान के खुद के जिलों की आकृतियां कैसी है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि राजस्थान की आकृति प्रोफेसर TH हेंडले के अनुसार कैसी है। तो प्रोफेसर TH हेंडले जो है इनके द्वारा जो राजस्थान की आकृति बताई गई है वह आपके बताई जाती है प्रोफेसर
TH हैंडले। इन्होंने बताई है कि राजस्थान की जो आकृति है वह रोम्बस प्रकार की होती है। रोम्बस बोला जाता है आपके एक प्रकार से चतुर्भुज को। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। कैसी है? विषम कोणीय, यानी कि कोण जो है वो राजस्थान के बहुत सारे हैं, लेकिन है कैसी? थोड़ी बहुत चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसी को ही हम बोल सकते हैं एक प्रकार से पतंगाकार, यानी कि राजस्थान की जो आकृति है वह नाम जो है वो 3 है, लेकिन चीजें जो है वो एक है। समझ लेना वापिस। प्रोफेसर टीएच हैंडले ने कहा कि राजस्थान की आकृति रोम्बस या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार है। ये टीएच हैंडले ने बताई थी। तो यहां से आंसर क्या होगा? बहुभुजाकार नहीं होगा, रोम्बस प्रकार की जो है वो आकृति हो जाएगी। त्रिभुजाकार नहीं होगी, पंचभुजाकार भी नहीं होगी, एक चीज तो ही होगी। अब राजस्थान के जिलों की जो आकृतियां हैं वो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जैसलमेर जो है, इसकी आकृति आती है सप्त बहुभुजाकार। सप्त बहुभुजाकार, या फिर इसको एक प्रकार से बहुभुजाकार भी बोल देते हैं। जोधपुर जो है, इसकी आकृति आती है मयूराकार। कैसी आती है? मयूराकार आती है। जालोर जो है, इसकी आती है व्हेल मछली के समान। उदयपुर जो है, यह आता है आपका ऑस्ट्रेलिया के समान। राजसमंद जो है, इसकी आकृति आती है तिलक के समान। यहां पर जो चित्तौड़गढ़ का ये वाला हिस्सा है, यह आता है आपका इल्ली, जो इल्ली पड़ती है अपने धान के अंदर वो, या फिर घोड़े की नाल। घोड़े की नाल तो इल्ली या फिर घोड़े की नाल के समान आती है। इसी प्रकार से अगर भीलवाड़ा को देखोगे तो ये कुछ आयताकार नजर आएगा, तो इसलिए भीलवाड़ा की जो है वह आती है आपके आयताकार। आयताकार। अगर आप अजमेर, ये जिला है अजमेर, अजमेर को देखोगे तो कुछ कुछ त्रिभुजाकार नजर आएगी। इसका मतलब अजमेर की जो आकृति है वह कैसी है? त्रिभुजाकार, यानी कि त्रिभुज के समान है। यहां पर है जिला टोंक। टोंक की जो आकृति है वो लगभग वर्गाकार नजर आ रही है, यानी कि इसको कहा जाता है वर्गाकार या फिर पतंगाकार, यानी कि वर्गाकार या फिर पतंगाकार, ये इसकी आकृति आ जाती है। इसी प्रकार से ये जिला है आपका करौली, और इस करौली जिले की आकृति जो है वह आपके बतख के समान नजर आती है। कैसी? बतकाकार, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो धौलपुर, आपके भरतपुर जो जिला है, इस भरतपुर की आकृति जो है वो कुछ बैठी हुई गिलहरी के समान नजर आती है, इसीलिए इस भरतपुर की आकृति आती है आपके बैठी हुई गिलहरी। बैठी हुई गिलहरी, ठीक है। ये जिला है आपका दौसा। दौसा जिले की आकृति कुछ ऐसी आएगी कि जैसे कि इसके ऊपर जो है वो ऐसे आपके रबड़ लगा के और तीर चला सकते हैं, इसलिए जो आपके दौसा की जो आकृति है वह आती है आपके किस प्रकार की? धनुषाकार। धनुष की जैसे ये नजर आती है। तो धनुषाकार, या फिर जो अपने छाजड़ा होता है, जो सूप होता है, उसके समान भी इसकी आकृति आती है। यहां पर है सीकर। सीकर की आकृति आपको कुछ अर्धचंद्र की जैसे नजर आएगी, इसीलिए सीकर की आकृति जो है वह आपके बताई जाती है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार। अगर आप हनुमानगढ़ को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, यानी कि एल के समान, जो कैपिटल लेटर होता है एल, उसके समान नजर आती है, यानी कि इसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की है? एल के समान है। एल के समान। ये राजस्थान के कुछ जिले हैं जिनकी कुछ आकृतियां हैं जो आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो एक चीज तो ये होगी कि टीएच हैंडले ने राजस्थान की आकृति रोम्बस, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार बताई है, जबकि आपके राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट की आकृतियां जो है वो इस प्रकार से हो सकती है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। चूंकि इसमें जो इसका आंसर है वो तो रोम्बस हो ही गया। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके किसका है? आपके एक प्रकार से जो हमने अभी पढ़ाई है राजस्थान के जिलेवार, जो आपके एक प्रकार से अगर हम बात करें कि राजस्थान के जिलों की आकृतियां, देखिए सबसे पहले है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? इल्ली या फिर घोड़े की नाल के समान है, यानी कि इल्ली या फिर घोड़े की नाल के समान है, यानी कि दो के साथ में इसका मिलन होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जैसलमेर की कैसी है, तो जैसलमेर की सप्त बहुभुजाकार या फिर एक प्रकार से अनियमित बहुभुजाकार भी इसको बोल देते हैं, यानी कि अनियमित बहुभुज जो है वो किसकी है? जैसलमेर की आकृति है। टोंक कैसा है? अगर टोंक आप देखोगे तो टोंक आपको वर्गाकार या फिर पतंगाकार नजर आएगा, यानी कि टोंक की जो आकृति है वो कैसी है? पतंग की जैसी जो है वो टोंक की आकृति है, यानी कि 4। सीकर की अगर हम बात करें तो सीकर की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार है। ये अर्धचंद्र भी नजर आ रहा है, और ये कहीं जगह पर जो है वो कैसा नजर आता है? प्याला भी आ जाता है। तो अर्धचंद्राकार या फिर
प्याला जो होता है आपके एक प्रकार से उसके समान भी ये नजर आती है। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें कि सिक्कर की जो आकृति है वो कैसी है, तो सिक्कर की हो जाएगी आपके अर्धचंद्राकार या फिर प्याले की जैसा अर्धचंद्र, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा इसका 2 3 4 1 जो है वह इसका आंसर होगा, यानी कि 2 3 4 1 3 नंबर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके बन सकता है जिसमें जिले की जो आकृतियां हैं वो आपके एग्जाम में दी हुई रहे, तो आपको ये चीजें जो है वो याद रखनी है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन आता है आपके कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो है वो क्या है। देखिए जो राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर जो चीजें दी गई है वही सारी की सारी सीक्वेंस से चल रही है, और उसी में ही एक चीज आती है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो है वो क्या होता है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब देखिए पहले तो ये होता है कि जो यह आपके पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक जो है वो आड़ी रेखाएं मानी जाती है कुछ, जैसे कि सबसे बीच में एक काल्पनिक आड़ी रेखा होती है जिसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोला जाता है, या फिर जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो यह 0 डिग्री अक्षांश या फिर इसे ही कहा जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इसी को ही कहा जाता है विषुवत रेखा। ठीक है ना, ये सारे के सारे नाम इसी का ही है। ये 0 डिग्री है, सबसे बीच में से जाती है। अब इसके उत्तर में यहां से जो है वह एक रेखा जाती है यहां से, जो कि आपके जाती है 23.5 डिग्री। कितनी जाती है? 23.5 डिग्री। इसी प्रकार से यहां से भी एक जाती है, वो जाती है 23.5 डिग्री। अब इसमें एक थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है। अपने को पता है कि हम कोई भी जब नक्शा पढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ जो दिशा होती है वो नॉर्थ होती है, यानी कि उत्तर दिशा होती है, और नीचे की तरफ जो दिशा होती है वो साउथ होती है, यानी कि दक्षिण होती है। और इस अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी एक प्रकार का क्या है? गोला है, और इस गोले के अंदर ये बिल्कुल बीच में से जा रही है 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के ऊपर की तरफ जो गोला का आधा भाग है इसको बोलेंगे उत्तर दिशा की वजह से उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे दक्षिण की तरफ जो गोला है, गोले का आधा भाग है, उसे बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि यह क्या हो जाएगा आपका? यह कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, और यह वाला पार्ट हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो इस उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी अगर हम बात करें तो जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर आपकी रेखाएं आएगी, क्योंकि अक्षांशीय रेखाएं जो है वो ऐसे चलती है, सबसे बीच में होता है 0 डिग्री, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 23 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, और टोटल जब इसके लंबवत आ जाएगा, यानी कि यहां पर जो है आपके वो 90 डिग्री होती है। इसी प्रकार से यहां पर भी कितनी होगी? 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर भी ये 0 के बाद में नीचे की तरफ भी वही 1 से लेकर आपके 50, 60, 70, 80, 90 तक ये जाता है, बिल्कुल इसके लंबवत रहता है, तो ये भी 90 डिग्री होता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो भी आपकी ये रेखाएं आएगी 0 से 1 से लेकर 90 तक, उन सभी, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए इसके पीछे n लिखा जाएगा, और जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आएगी उन सभी के अंदर दक्षिणी गोलार्ध में होने की वजह से 1 डिग्री से 90 डिग्री तक जो है वह दक्षिण यानी कि साउथ लिखा जाएगा। तो जो आपके 23.5 डिग्री उत्तर है इसको कर्क रेखा भी बोला जाता है, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण के अंदर जो है इसको मकर रेखा भी बोला जाता है। क्योंकि हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान की स्थिति कुछ इस प्रकार से यहां पर है, इस प्रकार से, यानी कि राजस्थान जो है वो कौन से गोलार्ध में है भाई? इस गोलार्ध को तो हमने क्या कहा है? इसको तो हमने कहा है दक्षिणी गोलार्ध। इसका नाम तो क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका उत्तरी गोलार्ध। तो राजस्थान जो है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है अगर वो हम बात करें तो राजस्थान का सबसे निचला वाला जो हिस्सा है, देखिए 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजर रही है, और राजस्थान के 2 जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहां से राजस्थान के अंदर कर्क रेखा जो है वो डूंगरपुर और आपके बांसवाड़ा इन दोनों जिलों से गुजरती है, ये भी ध्यान रखना है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी बांसवाड़ा शहर के निकट से जाती है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा जो है वो इस कर्क रेखा से नीचे है, यानी कि राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा जो है वो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का मतलब है आपके एक प्रकार से 23 डिग्री और 30 मिनट, ये है इसका मतलब, ठीक है ना। क्योंकि 1 डिग्री जो है वह आपके किसके बराबर होती है? 60 मिनट के बराबर होती है। तो आधे डिग्री का मतलब 30 मिनट हो गया, यानी कि इस 23 डिग्री और 30 मिनट से तो कम ही होगा राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु, और वह होता है आपका 23 डिग्री और 3 आर्क मिनट, 23 डिग्री और 3 आर्क मिनट उत्तर। यहां से जो है वह राजस्थान के अंदर क्या होता है? एक प्रकार से दक्षिणी बिंदु स्टार्ट होता है अक्षांशीय विस्तार का, जो कि उत्तर के अंदर जाता रहता है, और उत्तर में जाके 30 डिग्री और 12 आर्क मिनट, 30 डिग्री और
12 आर्क मिनट उत्तर तक चलेगा। ध्यान देना है, राजस्थान का विस्तार जो है वो केवल उत्तरी गोलार्ध में ही है, इसलिए राजस्थान जो है वो उत्तर से ही शुरू होगा और उत्तर में ही खत्म हो जाएगा। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 23 डिग्री 3 आर्क मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 आर्क मिनट उत्तर तक, यह राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आएगा। क्योंकि यहां पर एक चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है, जब भी अक्षांशीय विस्तार आएगा तो अक्षांशीय विस्तार में ध्यान देना है, आपके दोनों की दोनों जो डिग्री रहेगी उसके पीछे कौन सा शब्द लिखा हुआ आना चाहिए, उत्तर उत्तर लिखा हुआ आना चाहिए। क्योंकि राजस्थान अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर राजस्थान है, इसलिए दोनों के अंदर उत्तर उत्तर आना चाहिए। यहां पर नॉर्थ, यहां पर भी नॉर्थ रहना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आप पहले तो ये पकड़ लीजिए कि जहां जहां पर भी नॉर्थ नॉर्थ नहीं है वो आपके वैसे ही कट हो जाएंगे। ये कट हो गया, यहां पर उत्तर उत्तर, यहां पर उत्तर उत्तर। कहने का मतलब अब एक तो कट हो गया, 3 बच रहे हैं। अब शुरुआत कहां से होती है, 23 डिग्री और 3 आर्क मिनट से होती है। 23 डिग्री जो है 3 आर्क मिनट, 23 डिग्री 30 नहीं है, 3 आर्क मिनट है। अब बचे हुए हैं 2, तो 23 डिग्री 3 आर्क मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 आर्क मिनट तक है। 30 डिग्री 12 तक है, ना कि 21 तक है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 23 डिग्री 3 आर्क मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 आर्क मिनट उत्तर, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर इसे देखना चाहें तो यहां से आप देख सकते हैं, ये राजस्थान के अंदर जो है वो आपके क्या आ जाएगा, अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का देशांतर विस्तार क्या है। देशांतर विस्तार जो है इसमें थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती है, क्योंकि देशांतरीय विस्तार में जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो अब आडी की जगह पर कैसी आ जाएगी, खड़ी आ जाएगी। और जो इसमें 0 डिग्री आपके एक प्रकार से कह सकते हैं 0 डिग्री जो देशांतरीय रेखा है, इसे बोला जाता है ग्रीनविच रेखा। इसे बोला जाता है ग्रीनविच रेखा। इसे GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि यह ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो कि लंदन में स्थित है वहां से ये गुजरती है, वहीं से इसको 0 डिग्री की जो है वो संख्या दे देते हैं। अब जब हम यहां पर बात कर रहे थे आपके अक्षांशीय विस्तार के अंदर, इस प्रकार से हम चल रहे थे डिग्री के अंदर, उसी प्रकार से जो है आपके देशांतरीय विस्तार के अंदर इस प्रकार से चलना है। यानी कि यहां से जो है हम 1 डिग्री से शुरू होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इस प्रकार से पूरा का पूरा जो है ये सर्किल घूम जाएगा, लास्ट में 180 डिग्री आएगा। सेम टू सेम इधर भी घूमेंगे तो वो का वही आएगा। अब जब हम बात कर रहे थे कि उत्तर की तरफ जो ऊपर की तरफ जो दिशा है वो उत्तर दिशा है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा है, सेम टू सेम आपके राइट हाथ की तरफ जो दिशा होगी वह पूर्व दिशा होगी, और लेफ्ट की तरफ जो दिशा होगी वह आपकी पश्चिम दिशा होगी। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान की स्थिति जो है वो कहां पर है, देखिए इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। अब पूर्व दिशा के हिसाब से इसको तो क्या बोलेंगे हम, पूर्वी गोलार्ध बोल देंगे। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इसको पश्चिम दिशा की वजह से हम क्या बोल देंगे, पश्चिमी गोलार्ध बोल देंगे। इस पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में से राजस्थान जो है वो कहां पर स्थित है, तो राजस्थान इस जगह पर स्थित है आपके पूर्वी गोलार्ध में। यानी कि राजस्थान की जो स्थिति है वो कहां पर है, इस पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। अब अगर ऑल ओवर भी अगर आप स्थिति देखोगे राजस्थान की, तो अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से तो है उत्तरी गोलार्ध, और देशांतरीय विस्तार के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध। यानी कि राजस्थान की जो ग्लोबीय स्थिति है वो कैसी है, वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसके ऊपर राजस्थान स्थित है, यह भी ध्यान रख लेना, अक्षांश और देशांतर दोनों के हिसाब से उत्तर पूर्वी हो जाएगा। अब जब हम यहां पे चल रहे हैं कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे अगर हम चलेंगे, तो यहां पर इस जगह पर जो है वह 30 डिग्री और 12 आर्क मिनट यहां पर आएगा, 69 डिग्री और 30 आर्क मिनट जो है यहां से। चूंकि अब देखिए ये आपका गोलार्ध कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध है, यानी कि पूर्व दिशा है, यानी कि ईस्ट है, इसलिए यहां पर शब्द कौन सा लिखा हुआ आएगा, पूर्व लिखा आएगा देशांतरीय विस्तार में। क्योंकि इस पूर्वी गोलार्ध में जितनी की जितनी डिग्री आएगी उन सभी के आगे क्या लिखा हुआ आएगा, पूर्व लिखा आएगा। तो राजस्थान जो है वह 69 डिग्री 30 आर्क मिनट पूर्व से शुरू होता है, और यहां पर 78 डिग्री और 17 आर्क मिनट जो पूर्व है यानी कि ईस्ट है, यहां तक चलता है। ये राजस्थान का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो राजस्थान के देशांतरीय विस्तार में खास बात क्या होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए दोनों ही जगह पर पहली बात तो क्या होना चाहिए, पूर्व पूर्व होना चाहिए। तो यहां पर पश्चिम लिखा हुआ है इसलिए यह कट हो गया है, इसके अलावा यहां पर पश्चिम लिखा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, यह भी आपका कट हो जाएगा। यहां पर पश्चिम की वजह से ये कट हो गया, यहां पर पश्चिम की वजह से ये कट हो गया, केवल यहां पर पूर्व और पूर्व दोनों इसी जगह पर है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 69 डिग्री 30 आर्क मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 आर्क मिनट जो है वो पूर्व तक, और यह राजस्थान का एक प्रकार से क्या आ जाता है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार जो है वह आ जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, देशांतरीय विस्तार था, ये इसका आंसर था, ये अक्षांशीय विस्तार था, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं थोड़े से और
राजस्थान के अंदर देखिए कर्क रेखा जो है वह राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। अभी अभी देखा था कि कर्क रेखा का मतलब क्या है। कर्क रेखा का मतलब जो है वह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ, इसको हमने कर्क रेखा बोला था। और यह राजस्थान के दक्षिण भाग से जा रही थी। अभी मैंने बताया था 2 जिले थे वहां से ये जा रही थी। एक जिले का नाम तो क्या था, डूंगरपुर था, और दूसरे का नाम क्या था, बांसवाड़ा था। और राजस्थान के अंदर जो जिस शहर के निकट है वह किस शहर के निकट है, तो यह बांसवाड़ा शहर के निकट से जाती है। तो दिशा के हिसाब से राजस्थान की कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण दिशा के अंदर यह राजस्थान में गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कलकत्ता जो कि आपके 83 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर स्थित है, वहां पर सूर्योदय का समय जो है वह सुबह का, एएम का मतलब है सुबह की अगर 6 बजी हुई है, तो अजमेर जो कि आपके 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर स्थित है, वहां पर सूर्य उदय का समय क्या होगा। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है यह आपके देशांतरी विस्तार पर आधारित होते हैं। देशांतरी विस्तार में आपको एक चीज तो ये पता होना चाहिए कि वैसे तो 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। इन ये तो दोनों के दोनों में काम आएंगे, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में। लेकिन देशांतरीय विस्तार में ये याद रखना है कि 1 डिग्री जो है वह 4 मिनट के बराबर होता है। अब कैसे होता है ये भी आप थोड़ा सा अगर देखना चाहो तो देख सकते हो कि भाई अगर हम बात करते हैं देशांतरीय रेखाओं की, तो देखिए 0 डिग्री के इधर चलेंगे तो 1 डिग्री से लेकर बिल्कुल पीछे घूमेंगे तो 180 डिग्री से यहां से 180 रेखाएं आ जाएगी। और यहां पर वापस 1 डिग्री से इधर से चलेंगे तो 179 तक जो है वह रेखाएं आ जाएगी, 179, क्योंकि 180 जो है हमने इधर से काउंट कर लिया है। और एक रेखा जो ये 0 वाली है ये आ जाएगी। तो 180 और 180 कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो 360 टोटल क्या है, डिग्री है। 360 डिग्री के अंदर 24 घंटे होते हैं, क्योंकि भाई पृथ्वी पूरा का पूरा घूमती है 360 डिग्री तक, तब तक 24 तो घंटे हो जाते हैं। इन 24 घंटों को 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट से इसको गुणा कर लेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे इसमें भाग देकर, तब 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर निकल कर आएगा। ठीक है ना। तो ये चीज आप इसमें अतिरिक्त रूप से ध्यान रख सकते हैं। यहां से ये ध्यान रख लेना कि भाई टोटल जो है वो 360 देशांतरीय रेखाएं होती है, और जो अक्षांशीय रेखाएं ये टोटल 181 होती है। 181 भी कैसे, देखिए 1 से लेकर 90 तक इधर, 1 से लेकर 90 तक इधर, तो 90 90 180, एक बीच वाली 0 वाली 181 जो है वह आपके यह टोटल होती है। ठीक है, अब अपन वापस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो 1 डिग्री जो है वह हमारे पास में कौन सी चीज आ गई, 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि यह आपके पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर कहीं ना कहीं जो है वह आपके कौन स्थित है, 83 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भाई हमें एक चीज तो पता है कि 83 डिग्री जो ईस्ट है, इस ईस्ट से जो है वह 74 जो है वो कम ही है। इसका मतलब 74 जो है वो उधर नहीं होगा, 74 जो है वो इस तरफ कहीं होगा, 74 डिग्री ईस्ट, क्योंकि इस जगह पर क्या है आपका अजमेर स्थित है। यहां का आपको टाइम पूछ रहा है, और इस जगह पर क्या है आपका कलकत्ता स्थित है, और इस जगह का हमें टाइम दिया हुआ है सुबह के 6 बजे हुए हैं एएम। तो हमें क्या करना है कि भाई यहां पर अगर 6 बजे हुए सूर्योदय हो रहा है, भाई सूर्योदय किस दिशा से होता है, पूर्व दिशा से, ये पूर्व दिशा है। तो पहले सूर्योदय कहां पर होगा, इस जगह पर होगा 83 के ऊपर, फिर कहां पर होगा 74 के ऊपर होगा। यानी कि अगर यहां पर 6 बजे हो रहा है सूर्योदय, तो यहां पर 6 बजे के बाद ही सूर्योदय होगा। और वो कितना बाद में होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इसके बीच का डिफरेंस निकालना होगा। जब हम डिफरेंस निकालेंगे, पहले डिफरेंस निकलेगा डिग्री के हिसाब से, यानी कि 83 में से 74 को आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9 डिग्री हो गए हमारे पास में डिफरेंस। और 1 डिग्री बराबर किसके होता है, 4 मिनट का होता है। तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो टोटल 9 चौक 36 मिनट निकल कर आएंगे। इसका मतलब अगर यहां पर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो सूर्योदय है वो कितने बजे होगा, 6:36 पर होगा सुबह के। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मान लो यहां पर सूर्योदय का समय ने देकर ऐसे बोल देता कि यहां पर 6 बजी हुई है अभी, और अभी के अभी बताइए कि यहां पर कितनी बजी है, तो फिर ये टाइम आगे नहीं जाता। क्योंकि यहां पर अगर 6 बजी हुई है तो वर्तमान समय में यहां पर जो है वो अंधेरा है, यानी कि ये वाला जो टाइम है वो इससे पीछे चल रहा है। तो पीछे चल रहा है, तो यहां पर 6 से कम होता, फिर कितना कम होता, तो 36 मिनट जो है वो 6 बजने में, मतलब कि 6 बजे में से 36 मिनट जो है वो आपको कम कर देना होता था। तो फिर आपके 5 बज के और जो इसके अंदर कुछ 24 मिनट के आसपास निकल कर आते, वो इसका फिर आंसर हो जाता आपके। ठीक है, ये आपको यहां से क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6:36 जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन।
मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1 2 3 4 से दिखाई गई है। नीचे दी गई आपके क्रमावली में से इनका सही अनुक्रम चुनना है। देखिए यहां पर आपके सामने 1 नंबर दिखाया गया है, ये 2 नंबर लिखा गया है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो यह राजस्थान के कुछ गांव है। इसको समझने के लिए आप थोड़े से इधर आइए और इस मैप के ऊपर आ जाइए। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु है, देखिए राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वह एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कोणा, जो कि आपके पड़ता है हिंदू मलकोट के अंदर। हिंदू मलकोट जो है यह आपके उपखंड है, जो कि किस जिले में पड़ता है? श्री गंगानगर के अंदर। इसी प्रकार से राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वह आपके पड़ता है बोरकुंड। बोरकुंड गांव का नाम है, जो कि आपके कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है, कुशलगढ़। और जिला कौन सा है आपका? तो जिला है आपका बांसवाड़ा। ठीक है। इसी प्रकार से सबसे पूर्वी जो गांव है यह पड़ता है आपके सिलाना गांव, जो कि तहसील पड़ती है राजा खेड़ा। और जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर आ जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव पड़ता है कटरा गांव, कटरा गांव, जो कि तहसील पड़ती है सम। और राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। ये इसके अंदर आ जाता है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी ध्यान रख लेना। ये तो राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गए। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो कितनी है, और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है, और 869 जो है वह राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई है। और इन दोनों का डिफरेंस भी आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन दोनों का जो अंतर है वह आपके 43 किलोमीटर है, जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देख लीजिए एक बार, 1 नंबर यहां पर दिया हुआ है, और 1 नंबर पर कौन सा है? वहां पर सिलाना गांव है। यानी कि सबसे आगे कौन सा होगा? आपके सिलाना गांव होगा। कहने का मतलब यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि और कहीं पर भी सिलाना है नहीं। इसके अलावा 2 नंबर के ऊपर कौन सा गांव था? तो 2 के ऊपर है आपके कोणा गांव। इसी प्रकार से 3 नंबर पर कौन सा गांव है यहाँ पर? तो कटरा गांव है। और 4 नंबर के ऊपर कौन सा बचा हुआ है? तो वह आपका बोरकुंड है। तो इसका मतलब सीक्वेंस के हिसाब से सिलाना, कोणा, कटरा और बोरकुंड है। यह आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा 14 के अंदर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है राजस्थान की पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काटती है। भाई अभी हमने थोड़ी सी देर पहले ही पढ़ा था कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान की अगर हम बात करना चाहें तो इस राजस्थान के अंदर सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? 23 डिग्री और 3 आर्क मिनट उत्तर है। और सबसे उत्तरी बिंदु जो है वह 30 डिग्री 12 आर्क मिनट उत्तर है। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वह 69 डिग्री और 30 आर्क मिनट पूर्व है। और सबसे पूर्वी बिंदु 78 डिग्री 17 आर्क मिनट पूर्व है। इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों के हिसाब से कहने का मतलब 23 और इस 30 के बीच में से लगभग 27 डिग्री जो अक्षांश है वह है, और इस 69 और इस 78 के बीच में से लगभग जो है वो 74 डिग्री देशांतर। यानी कि ये तो खड़ी रेखाएं हैं, तो खड़ी के हिसाब से तो 74 डिग्री ईस्ट, और आडी रेखाएं जो है वो अक्षांशीय रेखाएं, इनके हिसाब से लगभग 27 डिग्री नॉर्थ। ये दोनों रेखाएं जो है वह राजस्थान के अंदर एक जगह के ऊपर मिलती है। और इस जगह की अगर हम बात करें तो इस जगह का नाम है लांपोलाई। और लांपोलाई जो है यह वर्तमान में कौन से जिले में पड़ती है? तो यह नागौर जिले में पड़ती है। यानी कि राजस्थान का अगर आपको पूछे कि मध्य बिंदु जो है वो कौन सा है, तो राजस्थान का मध्य बिंदु है लांपोलाई, जो कि वर्तमान में सैटेलाइट से जो है वह गगराना जो इसके पास में पड़ता है वह गांव बताया जाता है आपके सैटेलाइट व्यू से। तो दोनों की दोनों ही ध्यान रख लेना है। गगराना और लांपोलाई जो है आपके राजस्थान के क्या है? सबसे मध्य में स्थित गांव है। अब यहां पर तो आपको क्या पूछ रहा है? केवल इसमें तो आपको केवल डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है कि कहां से गुजर रही है। तो लांपोलाई हो चाहे गगराना हो, दोनों के दोनों ही नागौर के अंदर ही स्थित है। यह आपका यहां पर आंसर हो जाएगा इसका। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ये आप लोग जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान के अंदर विस्तार कहां से कहां तक है? भाई रेडक्लिफ रेखा जो है यह 1947 के अंदर जो है वह आपके रेडक्लिफ की अध्यक्षता के अंदर एक बॉर्डर आयोग बनाया गया था, बॉर्डर कमीशन बनाया गया था। उसके अध्यक्ष थे आपके रेडक्लिफ। तो उनके द्वारा जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया, और उनके द्वारा जो है वह
जम्मू कश्मीर, ऊपर से देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उसके बाद में गुजरात तक जो है वह रेड क्लिफ रेखा का विस्तार किया गया। लेकिन हम बात किसकी करेंगे, केवल राजस्थान की। और राजस्थान के अंदर जो है वह इस रेड क्लिफ का जो विस्तार है वह हमने अभी पढ़ा था। देखिए राजस्थान के कोणों के अंदर हमने पढ़ा था कि राजस्थान के छोर कौन कौन से है। तो जो ये हिंदू मलकोट आपके उपखंड है, क्योंकि कोणा गांव जो है यह अंदर की तरफ पड़ता है, और जो आपके रेड क्लिफ रेखा यानी कि रेड क्लिफ का मतलब है भारत और पाकिस्तान की सीमा, वह भारत और पाकिस्तान की सीमा उत्तर के अंदर जो है वह हिंदू मलकोट से शुरू हो जाती है। कहां से, हिंदू मलकोट से यह शुरू होती है श्री गंगानगर जिले में। और दक्षिण के अंदर जो है वो कहां तक आती है, तो दक्षिण में बाकासर तक आती है। बाकासर कहां पर पड़ता है, बाड़मेर के अंदर पड़ता है। यहां से लेकर यहां तक राजस्थान के 4 जिले, सबसे उत्तर के अंदर है श्री गंगानगर जो कि 210 किलोमीटर सीमा बनाता है। दूसरा आता है बीकानेर जिला जो कि 168 किलोमीटर सीमा बनाता है। तीसरा आता है जैसलमेर जो कि 464 किलोमीटर सीमा बनाता है। और पांचवा आता है आपके बाड़मेर जो कि 228 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो अगर आपको इसमें पूछे, ये रेखा जो आपको दिखाई दे रही है ये रेड क्लिफ रेखा है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये तो उत्तर से दक्षिण क्रम हो गया। अगर आपको जमाने की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, जैसलमेर की सीमा है, फिर बाड़मेर की है, फिर श्री गंगानगर और फिर बीकानेर है। ये इस तरफ जो है वो पाकिस्तान के 2, एक तो पंजाब और एक सिंध, इन 2 जो प्रांत है पाकिस्तान के, इन दोनों के टोटल जो है वो 9 जिले हैं। उनके साथ में राजस्थान के 4 जिले जो है वह सीमा बनाते हैं। और यह टोटल सीमा जो है वो कितनी है, तो यह 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यानी कि राजस्थान और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर है। राजस्थान के 4 जिले जो है वो हिंदू मलकोट से बाकासर तक जो है ये बॉर्डर बनाते हैं। अब देख लीजिए आंसर क्या होगा। और पहले ही नंबर पर आपको जो है वो कोणा गांव लिखा हुआ है। कोणा गांव जो है वो हिंदू मलकोट उपखंड में है, लेकिन कोणा गांव जो है वो राजस्थान और पंजाब की बॉर्डर के अंदर पड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोणा गांव जो है वो इसके थोड़ा सा आगे चलोगे ना, यहां पर आगे चलोगे ना, इस जगह पर कोणा गांव है, जबकि राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा यहीं से ही स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से जो है हम क्या कहेंगे कि कोणा गांव जो है वह इसका उत्तरतम बिंदु नहीं होगा, बल्कि इसका उत्तरतम बिंदु होगा हिंदू मलकोट। हिंदू मलकोट होगा गंगानगर। और शाहगढ़ जो है वो जालोर में नहीं पड़ता है। अगर आंसर के ऑप्शन के अंदर यदि भलगांव, शाहगढ़, बाड़मेर होता तो भी राइट आंसर हो जाता, लेकिन राइट आंसर बाकासर बाड़मेर जो है वो इसमें लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर हिंदू मलकोट से बाकासर होगा, जो कि भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि रेड क्लिफ कहलाती है, जो कि आपके 1070 किलोमीटर लंबी है। ये यहां से पूछा जा सकता है। 17 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिस राज्य के साथ में राजस्थान की सबसे छोटी जो है वह अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वह कौन सा है। देखिए राजस्थान जो है वह विभिन्न प्रकार के राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। जैसे कि इसको हम एक टेबल से समझ लेते हैं। राजस्थान जो है वह 5 राज्यों के साथ में जो है वो सीमा साझा करता है। कितनों के साथ में, 5 के साथ में। राजस्थान जो है वो सबसे कम सीमा जो है वो पंजाब के साथ में साझा करता है। पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और राजस्थान के 2 जिले जो है वह इसके साथ में सीमा साझा करते हैं पंजाब के साथ में। ठीक है, ये हो जाएगी 89 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर पंजाब से ज्यादा जो है वह राजस्थान किसके साथ में सीमा साझा करता है, तो यूपी के साथ में करता है। कितनी करता है, 877 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और राजस्थान के 2 ही जिले जो है वो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। फिर तीसरे नंबर पर राजस्थान जो है वह गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। और गुजरात के साथ कितनी करता है, आपके 1022 किलोमीटर जो है वह किलोमीटर सीमा साझा करता है। राजस्थान के जो है वो 6 जिले जो है वह सीमा साझा करते हैं गुजरात के साथ। फिर गुजरात से अगर हम ज्यादा चलें तो गुजरात से ज्यादा आपके चौथा जो आपके आता है वह आता है हरियाणा। और हरियाणा जो है इसके साथ में राजस्थान जो है वो 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और राजस्थान के 7 जिले जो है वो हरियाणा के साथ बॉर्डर बनाते हैं। और फिर आपके लास्ट आता है हरियाणा के बाद में 5वां जो राज्य आता है वह आता है मध्य प्रदेश। इसके साथ में राजस्थान 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और राजस्थान के 10 जिले जो है वह एमपी के 10 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। ये आपके क्या है, एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को अगर आप याद रखोगे तो आपको यह जो चीजें हैं ये याद रह जाएगी।
तो पंजाब सबसे कम 89 किलोमीटर है, 2 जिले सीमा साझा करते हैं। फिर यूपी आ जाता है 877 किलोमीटर, 2 जिले आ जाते हैं भरतपुर और धौलपुर। फिर गुजरात जो है वह तीसरे नंबर पर आता है 1022 किलोमीटर, 6 इसमें जिले आते हैं। बाड़मेर से शुरू होना है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। फिर आपके हरियाणा के अंदर जो है वो 4 जिले हैं जो कि अपने 1262 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। हनुमानगढ़ से शुरू होना, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है, अलवर है और भरतपुर है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर जो कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, जिसमें 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के साथ में। धौलपुर से शुरू होना, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, यहां तक जो है वह आपके एमपी के साथ सीमा साझा होती है। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने को कि सबसे छोटी जो अंतर्राज्यीय सीमा है ये किसके साथ में लग रही है। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा, ये टेबल जो आपको यहां पर दी गई है, ये टेबल एक प्रकार से इसका आरोही क्रम है, आरोही क्रम है। अगर इस दिशा में आप जाएंगे तो आपको आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की तरफ मिलेगा, और इस क्रम में आएंगे अगर आप इसके उल्टे, तो इस क्रम के अंदर आपको कौन सा क्रम मिलेगा, अवरोही क्रम मिलेगा, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ मिलेगा। तो सबसे छोटा 89 पंजाब के साथ में सीमा साझा हो रही है, आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा 89 किलोमीटर जो आपको यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के 2 राज्यों के साथ में जो है वह सीमा बनाने वाले कौन कौन से जो है वो जिले हैं। तो इसके लिए एक बार थोड़ा सा मैप अगर हम लेके आ जाएंगे तो अपना काम और आसान हो जाएगा। तो देख लीजिए, राजस्थान का मैप जो है वो अगर आपको याद है तो राजस्थान की ज्योग्राफी जो है वो काफी आसान हो जाती है, और इसीलिए हम राजस्थान के मैप से जो है वो थोड़ी सी राजस्थान की अंतर्राज्यीय जो सीमा है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए, राजस्थान की अंतर्राज्यीय जो सीमा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो है वो हमने राजस्थान का मैप लिया है, और राजस्थान के मैप के अंदर हम समझेंगे कि राजस्थान जो है वो 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। भाई 1070 किलोमीटर तो अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी थी भाई, यहां से लेकर हिंदूमल कोट से लेकर श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर होते हुए बाड़मेर के बाकासर तक जो है वह 1070 किलोमीटर राजस्थान कैसी सीमा लगाता है, रेड क्लिफ रेखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। अब आ जाते हैं अंतर्राज्यीय के ऊपर, तो जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा छोड़ी है वहीं से ही लेकर श्री गंगानगर और फिर हनुमानगढ़, यहां तक जो है वो पंजाब के द्वारा सीमा साझा की जाती है 89 किलोमीटर। फिर हनुमानगढ़ से आगे यानी कि यहाँ हनुमानगढ़ से लेकर जो है वह चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर होते हुए भरतपुर, यहां तक जो है वह सीमा किसकी है, हरियाणा के द्वारा लगाई जाती है 1262 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में आगे अगर हम चले तो भरतपुर से, यहां से लेकर भरतपुर और धौलपुर, यहां तक जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा 877 किलोमीटर की सीमा साझा की जाती है। फिर यहां से धौलपुर के आगे जो है वो वापस कौन आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। यहां पर है एमपी, जिसके द्वारा धौलपुर हुआ, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, फिर बारा आ जाता है, फिर झालावाड़ है, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, यहाँ पर छोटी सी सीमा जो है भीलवाड़ा भी लगा रहा है। फिर भीलवाड़ा के आगे वापस चित्तौड़गढ़ आ जाता है, फिर प्रतापगढ़ है, फिर बांसवाड़ा है। यहां तक जो है वो सीमा एमपी की है, कितनी है, 1600 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज्यादा है। और उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो यहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और यहाँ बाड़मेर तक जो है वह गुजरात सीमा साझा करता है, कितनी, 1022 यानी कि 1022 किलोमीटर। अब आपका जो क्वेश्चन है ना वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जैसे कि हनुमानगढ़ जो है वो कौन कौन से जिलों अपने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन है। तो अगर हम हनुमानगढ़ देखेंगे तो यह इधर पंजाब के साथ में भी सीमा साझा कर रहा है, इधर हरियाणा के साथ में, दोनों जगह पर यह सीमा साझा कर रहा है हनुमानगढ़, यानी कि इसका मतलब हनुमानगढ़ कौन हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा। तो इसका आंसर क्या होगा, पंजाब और हरियाणा, ये वाला, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। फिर आता है भरतपुर, देखिए भरतपुर भी 2 के साथ कर रहा है, ये रहा भरतपुर, एक तरफ तो कर रहा है हरियाणा और दूसरी तरफ कर रहा है यूपी के साथ में, यानी कि इसका मतलब इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश कहने का मतलब 1 नंबर। फिर धौलपुर, देखिए धौलपुर भी 2 के साथ कर रहा है, धौलपुर जो है वो इधर कर रहा है यूपी, इधर है आपके एमपी के साथ में, यानी कि मध्य प्रदेश और आपके उत्तर प्रदेश, इन दोनों के साथ में कौन आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा। फिर आता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पर बांसवाड़ा जो है वो इधर मध्य प्रदेश और इस तरफ गुजरात के साथ में सीमा साझा कर रहा है, इसका मतलब मध्य प्रदेश और गुजरात जो है वो इसके लिए आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी कि इसका आंसर जो है वो 1 नंबर जो है वह एकदम सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। और अगर आप इन सबको जोड़ोगे, किन सबको, अगर इनको जोड़ोगे 89, 1262 है, 877 है, 1600 और 1022, तो यह आपके निकल कर आएगा 4850। कितना निकल कर आएगा? यह निकल कर आएगा आपके भाई राजस्थान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो राष्ट्र के साथ में यानी कि पाकिस्तान के साथ में तो सीमा साझा कर रहा है 1070 किलोमीटर। और राज्य वाली जो सीमा है, जब आप इन सबको पांचों राज्यों की सीमाओं को जोड़ेंगे तो 4850 किलोमीटर निकल कर आएगा। और इन सबको अगर जोड़ दोगे तो 5920 किलोमीटर निकल के आएगा। तो राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है, जिसमें से राज्य की है 4850 और राष्ट्र की 1070 किलोमीटर। ये यहां से आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी निकल गया है और ये भी मेरे हिसाब से हो गया है। 19 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अपने सामने आता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान राज्य की स्थिति विस्तार के संबंध में हमको क्या बताना है? असत्य कथन बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो असत्य कथन देखिए, राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। बिल्कुल सही बात है, अभी बताया था 10.41 है, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि 3287,263 जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 10.41% है आपका 342,239.74, यानी कि यह कथन क्या है? एकदम सही है। असत्य आपको चुनना है। राज्य का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः इतना है। तो भाई हमने क्या पढ़ा था कि हमारा उत्तर से जब हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तब हमारा विस्तार है 826, क्योंकि हमारा पप्पू क्या है? छोटा है। यानी कि पश्चिम से हम पूर्व की तरफ जाएंगे, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो 869 हमारा आएगा। तो हमारा पप्पू क्या है? बड़ा है। पश्चिम पूर्व जो है वो राजस्थान का क्या है? बड़ा है। 869 होना चाहिए पश्चिम पूर्व। यहाँ पर पूर्व पश्चिम कितना दे रखा है? 826 दे रखा है। और उत्तर दक्षिण कितना है? 869। इसका मतलब ये कथन क्या है? आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह कथन असत्य कथन है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, बिल्कुल प्रोफेसर टी.एच. हैंडले ने विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, रोम्बस प्रकार की या फिर पतंगाकार बताइए, यानी कि यह भी सही है। और राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है और अंतरराज्यीय सीमा जो है वह 4850 है। यह भी एकदम सही है, अभी बताया था। दोनों को जोड़ेंगे 5920 आ जाएगी, यानी आंसर क्या होगा इसका? 2 नंबर हो जाएगा। राजस्थान की स्थिति के संबंध में गलत कथन जो है उसका चयन करना, अगेन जो है असत्य कथन की बात कर रहा है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, बिल्कुल राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 11.22% पर फैला हुआ है और 3841 जो है वो इसका क्षेत्रफल है। यह भी एकदम आपको ध्यान रखना है, सही बात है। राजस्थान भौगोलिक रूप से पृथ्वी के दक्षिण पूर्व गोलार्ध में स्थित है। स्टार्टिंग में ही बताया था कि पृथ्वी के अंदर अगर हम ऐसे काटे किसके हिसाब से? अक्षांशीय रेखाओं के हिसाब से, तब राजस्थान है आपके उत्तरी गोलार्ध में, और जब हम देशांतरीय रेखाओं के हिसाब से काटें तब राजस्थान आता है इसके अंदर नॉर्थ, और इसके अंदर राजस्थान हो जाता है पूर्व के अंदर। तो ऑल ओवर अगर हम राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान जो है वो उत्तर और पूर्व गोलार्ध के अंदर आता है, ना कि दक्षिण और पूर्व में, यानी कि उत्तर पूर्व के अंदर होना चाहिए। यहां पर दक्षिण पूर्व लिखा हुआ है, दक्षिण नहीं, यह उत्तर होना चाहिए। इसका मतलब गलत कथन कौन सा है? यही आपका गलत कथन हो जाएगा, 2 नंबर वाला जो है वो गलत कथन हो जाएगा। राजस्थान की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लंबाई का अंतर 43 किलोमीटर है, अभी बताया था। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला जो है वह आपका धौलपुर है, इसमें टाइप मिस्टेक है। धौलपुर जो है राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला जो है वह आपका कौन सा है? धौलपुर है। नहीं तो क्वेश्चन फिर डिलीट करने लायक हो जाएगा। ये इसमें यही था, धौलपुरी लिखा हुआ था, जो कि टाइपिंग एरर है। तो धौलपुर जो है वो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, ये भी कथन एकदम सही है। तो गलत कथन जो है वो इसमें यही गलत कथन है कि राजस्थान का जो एक प्रकार से जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, ना कि दक्षिण पूर्वी। ये आपका इसमें क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। यह आपके राजस्थान के सामान्य परिचय से जो पहला चैप्टर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं, लेकिन पहला चैप्टर सिलेबस के हिसाब से वो आकृतिक प्रदेश है, लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीजें हैं राजस्थान ज्योग्राफी की, वह राजस्थान के सामान्य परिचय की उन 5 पॉइंट्स में आता है जो मैंने शुरुआत में बताया था। उन 5 पॉइंट्स के ऊपर आधारित जो प्रश्न है वो आपके सामने थे। क्लास आपको कैसी लगी है जरूर बताना है। सारे के सारे जो टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी के आपके आरएस प्री के अंदर, या फिर आपके जूनियर अकाउंटेंट है या संगणक, जो भी भर्तियां हैं आगे आने वाली, उन सभी भर्तियों के अंदर अगर राजस्थान ज्योग्राफी है, और उन राजस्थान ज्योग्राफी, चूंकि आरएस प्री में जो सिलेबस में वो लगभग सारे के सारे ही आपके भर्तियों के अंदर पूछे जाते हैं,
हैं, इसलिए आप सभी लोग जो है इस क्लास को देख सकते हैं। एमसीक्यू के माध्यम से पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपके कवर करवाया जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट के अंदर जरूर बताना है। अगली क्लास भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, क्योंकि यह है कि आपके 10 से 12-15 टॉपिक है, तो उन सभी टॉपिकों को आराम से कवर करवा दिया जाएगा। बीच में एक एक दिन का आपको गैप भी दे देंगे ताकि आप जो है वो रिवीजन करते रहे। जैसे ये क्लास अगर आपको आज मिल रही है तो अगले एक दिन छोड़कर और दूसरे दिन आपको जो है नेक्स्ट क्लास मिलेगी, ताकि एक दिन जो है वो आप अगले टॉपिक का रिवीजन भी कर ले अपने स्तर पे। ठीक है, तो यह अपना जो है वो एमसीक्यू बैच की पहली क्लास रही है। क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को।